ईरान युद्ध इस वक्त टर्निंग पॉइंट पर है। ये टर्निंग पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ट्रंप इसे खोलने के लिए नेटो से मदद मांग रहे हैं। कोई मदद को तैयार नहीं है। ट्रंप को कहना पड़ रहा है कि चीन मदद करे। ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जर्मनी ने मना कर दिया है। ट्रंप के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वैसे ही वाटरलू बन रहा है जैसे नेपोलियन के सामने बन गया था। ट्रंप ऐसे आदमी हैं जो हार मानेंगे नहीं। जब सामने हार दिखेगी तो ये कुछ और ही कर देंगे। क्या ईरान ने 20 साल तक युद्ध लड़ने की तैयारी की है? ईरान ने मिसाइलों का जखीरा जमीन के कितने भीतर छुपाया है? खामेनेई समेत बड़े कमांडर मारे जाने के बावजूद ईरान कैसे युद्ध में अमेरिका को पछाड़ रहा है? $30,000 पाउंड का बम गिराओ या 1 लाख पाउंड का, ईरान को खत्म करना क्यों नामुमकिन है? चाहे जितना बारूद गिरा लो, ईरान को हरा नहीं पाओगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? 17 दिन में ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर 6,000 से ज्यादा मिसाइल और बम गिराए हैं। IRGC, बासिज फोर्स, ईरानी एयरफोर्स समेत खामेनेई की पूरी युद्ध मशीनरी को बर्बाद करने के दावे किए। ट्रंप के दावों की खिल्ली उड़ाते हुए ईरान ने हर बार पहले से ज्यादा तगड़ा पलटवार किया। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, ईरान का काउंटर अटैक पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। खामेनेई को मालूम था अमेरिका कभी ना कभी ईरान के तेल पर कब्जा करने के लिए बड़ा हमला करेगा। इसीलिए ईरान ने 4 हफ्ते नहीं, 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, पूरे 20 साल के युद्ध की तैयारी की है। ट्रंप ये सोचकर ईरान युद्ध में कूदे थे कि 4 हफ्ते में ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। ट्रंप ईरान के ट्रैप में फंस गए। युद्ध के 17 दिन हो गए। ट्रंप ने गोला बारूद मिसाइल चलवा दिए। ईरान ने चालाकी दिखाई। शुरुआत में बड़े हमले नहीं किए, अमेरिका को हमले करने दिए। ईरान इंतजार करता रहा। जब अमेरिका का गोला बारूद और मिसाइलों का स्टॉक कम होने लगा तो ईरान ने अचानक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को उड़ाना शुरू कर दिया। अब ट्रंप बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यकीन नहीं होता तो सबूत यहां देख लीजिए। यह अमेरिका का माइन वीपिंग शिप है जिसका काम समंदर में बिछी ईरानी माइन को खोज कर उन्हें नष्ट करना है। हॉर्मूज में इसकी सख्त जरूरत है। युद्ध शुरू होते ही ऐसे 3 माइन वीपिंग शिप की तैनाती अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में की थी। अब ट्रंप ने 2 माइन वीपिंग शिप्स को हॉर्मूज से पीछे बुला लिया है। यूएसएस टुल्सा और यूएसएस शांता बारबरा को हॉर्मूज के पास से 700 किलोमीटर पीछे मलेशिया की तरफ भेज दिया गया है। ट्रंप को डर है कि ईरान हॉर्मूज में कहीं उनके 3 माइनिंग शिप्स को ना उड़ा दे, इसीलिए 2 को पीछे खींच लिया है। हॉर्मूज में ईरान के अंडर वाटर ड्रोन लगातार हमले बोल रहे हैं। ईरानी नेवी माइंस बिछाकर अमेरिकी शिप्स को उड़ा रही है। ट्रंप से क्या भूल हुई जो ईरान में उन्हें लेने के देने पड़ रहे हैं? उन्होंने सोचा था कि ईरान की टॉप लीडरशिप को उड़ाने के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध के पहले ही दिन ट्रंप ने अली खामेनेई को मार दिया। इसके बाद ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर जादेह को मार गिराया। फिर IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर को मार गिराया।
ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सलाहकार अली शमखानी को ढेर कर दिया। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसी को मार गिराया। ट्रंप ईरान के सुरक्षा तंत्र के सिस्टम को नहीं समझ पाए। यह सिस्टम कैसे काम करता है? यह 4 स्टेट सिस्टम है, जैसे खामेनेई ने 20 साल पहले बना दिया था। हर पोजीशन और हर पद के लिए 4 लोगों के नाम पहले से तय होते हैं। युद्ध में एक मारा जाएगा तो फौरन दूसरा उसकी जगह ले लेगा, दूसरा मारा जाएगा तो तीसरा और फिर चौथा उसकी जगह पर काम करेगा। अगर यह सिस्टम नहीं होता तो ट्रंप का प्लान सफल हो सकता था। जब तक चयन प्रक्रिया पूरी होती, ईरान की युद्ध मशीनरी बिखर जाती। खामेनेई के 4th स्टेट मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युद्ध में किसी को कमांड सेंटर से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर किसी अफसर या सैनिक को रडार पर दुश्मन का कोई फाइटर जेट या मिसाइल दिखाई देता है तो वो फौरन उसे गिराने के लिए मिसाइल चला देगा। इतना ही नहीं, अमेरिका या इजराइल हमले करते हैं, वहां पर मिसाइल अटैक भी करने के लिए उसे अपने अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसे छूट दी गई है कि वह दुश्मन के टारगेट पर हमले का फैसला खुद कर सकता है। इसीलिए टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद भी ईरान युद्ध में पीछे नहीं हुआ। पहले से तय नए लोगों ने जिम्मेदारी संभाली और फौरन पलटवार शुरू कर दिया। अगर ट्रंप और नेतन्याहू मिसाइलों के जखीरे और ड्रोन के अड्डे पूरी तरह ध्वस्त कर पाते तो भी ईरान की युद्ध मशीनरी ठप पड़ जाती। अमेरिका और इजराइल के टनों बारूद गिराने के बाद भी ईरान का मिसाइल और ड्रोन जखीरा क्यों नहीं नष्ट कर सके? ईरान के पास 7 लेयर का सुरक्षा तंत्र है, जिसे मोज़ैक डिफेंस कहा जाता है। दुनिया में ज्यादातर देशों की युद्ध प्रणाली केंद्रीकृत होती है। ईरान ने विकेंद्रीकृत युद्ध प्रणाली डेवलप की है। अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के कमांड सेंटर को तबाह भी कर देते हैं, तब भी ईरान के हमलों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि युद्ध प्रणाली विकेंद्रीकृत है। ईरान के 7 स्तरीय सुरक्षा कवच में मोज़ैक डिफेंस प्लान, बावर 373 एयर डिफेंस, रूस से मिला S-300 एयर डिफेंस, खोरदाड डिफेंस सिस्टम, अंडरग्राउंड बंकर और मिसाइल साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, समानांतर कमांड स्ट्रक्चर। ईरान का यह सिस्टम 20 साल तक अमेरिका से युद्ध लड़ सकता है। ईरान ने एक सिंपल एयर डिफेंस नेटवर्क नहीं बनाया, ईरान ने एक सिस्टम बनाया जिसे अमेरिका का कोई वेपन मुश्किल से ही नष्ट कर सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे ईरान ने खुद डेवलप किया है। इसकी तुलना रूस के S-400 से की जाती है, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ईरान के बावर 373 में एक रेडार लगा है। 1 लाख फीट की ऊंचाई पर भी उड़ रहे दुश्मन के फाइटर प्लेन या मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। उससे ईरान के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही मार गिराने के लिए इस सिस्टम में 2 मिसाइल मिराज 4 और सैयद 4 भी लगी हैं। मिराज 4 मिसाइल अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट और मिसाइलों को 440 किलोमीटर दूर ही मार गिरा सकती है। मिराज 4 अगर चूक जाती है तो बावर 373 में लगी सैयद 4 भी मिसाइल दुश्मन के किसी भी थ्रेट को 296 किलोमीटर दूर ही मार गिरा सकती है। ईरान ने बावर 373 सिस्टम को 40 साल की स्टडी के बाद तैयार किया है। बावर 373 के बाद ईरान की हवाई सुरक्षा के लिए पुतिन का दिया अस्त्र है। ईरान में रूस का 300 एयर डिफेंस सिस्टम लगा है। अमेरिका और इजराइल के फाइटर प्लेन बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को 150 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर सकता है। S-300 एक साथ 12 टारगेट को ट्रैक कर उन्हें मार गिरा सकता है। इसकी गाइडेंस तकनीक दुश्मन के टारगेट को ऑटोमेटिक लॉक कर देती है। S-300 का रिस्पॉन्स टाइम महज कुछ सेकंड का है। इससे निकलने वाली मिसाइलें 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पलटवार करती हैं। ईरान के पास एक चलता फिरता एयर डिफेंस सिस्टम सेवोम खोरदाद भी है।
खोरदाद रोड मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे ट्रक पर इंस्टॉल किया जाता है। सेवोम खोरदार मीडियम रेंज की एयर डिफेंस प्रणाली है। एक साथ 100 टारगेट को ट्रैक कर सकती है, 4 को एक बार में मार गिरा सकती है। खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम में तायर 2 और सयाद 2C मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। यह दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट को 150 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकती है। अमेरिका और इजराइल जब तक इन्हें तबाह करने के लिए मिसाइल चलाते हैं, ईरान उन्हें अंडरग्राउंड अड्डों में छिपा लेता है। इन्हें दोबारा रेडी करने में सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगता है। इसी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के बड़े हमलों के बावजूद ईरान की युद्ध मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव है। ट्रंप के ईरान से जंग में पिछड़ने की एक और बड़ी वजह है, अमेरिका हमला करने से पहले ईरान के सेंटर कमांड पर साइबर अटैक करता है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी 96% तक खत्म कर देता है, सिर्फ 4% इंटरनेट कनेक्टिविटी बचती है। ऐसे में एयर डिफेंस की हर एक बैटरी का ऑपरेटर खुद फैसला लेता है कि उसे क्या करना है। कमांड सेंटर से कनेक्शन टूटने के बावजूद भी ईरान की युद्ध मशीनरी बिना वक्त गंवाए अपना काम जारी रखती है। ईरान के पायलट भी इसी तरह युद्ध में खुद फैसला करते हैं, उन्हें कैसे दुश्मन को रोकना है, दुश्मन के फाइटर जेट से कैसे भिड़ना है। ईरान का वॉर सिस्टम विकेंद्रीकृत होने की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान अब तक सफल नहीं हुआ है। अमेरिका अगर ईरान के कमांड सेंटर को जैमिंग, साइबर अटैक और मिसाइल हमलों से बर्बाद भी कर दे तो ईरान के हमलों को रोक नहीं सकता। इसी वजह से 17 दिन बाद भी ट्रंप इस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका को विजेता घोषित कर युद्ध बंद कर दे। I think that we've done damage to them right now. If we left right now, it would take them 10 years and more to rebuild. But I'm still not declaring it over. ट्रंप GBU-57 जैसा बम चलाने के बाद भी ईरान के अंडरग्राउंड बंकर और मिसाइल फैसिलिटी को पूरी तरह तहस नहस नहीं कर पाए हैं। ईरान अब यहीं से एडवांस मिसाइलों का जखीरा निकालकर तबाही मचा रहा है। ईरान के इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जो हवा में ही दिशा बदलते हुए आगे बढ़ती है। सेजिल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेस पर 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। सेजिल मिसाइल 500 किलो से 1 टन वॉरहेड ले जा सकती है। 17 दिन के युद्ध में ईरान ने पहली बार सेजल मिसाइल से तेल अवीव को निशाना बनाया है। ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा था कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद वहां की आर्मी में दरार पड़ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान में आर्मी की 3 ब्रांच हैं, IRGC, कुद्स फोर्स और आर्टेश। युद्ध की कमान IRGC के पास है। IRGC सीधे मौलवी शासन तंत्र को रिपोर्ट करती है। इन्हें युद्ध में हमलों के लिए फैसले लेने की छूट मिली हुई है। कुद्स फोर्स IRGC की ऑपरेशनल ब्रांच है। इजराइल के पास मिलिशिया तंत्र को चलाने में इसका मेन रोल है। हिजबुल्लाह से हूती और हमास तक यही ट्रेनिंग देने से लेकर हथियार पहुंचाने का काम करती है। आर्टेश पहलवी शासन के दौरान की कन्वेंशनल आर्मी है। अब इसमें वही कमांडर हैं जो इस्लामिक रेजीम के प्रति वफादार हैं। इसका स्ट्रक्चर IRGC से ज्यादा प्रोफेशनल है। इसका काम हॉर्मूज के आसपास ऑपरेशन को अंजाम देना है। ईरान में मुल्ला शासन की चौथी ताकत वहां की पैरामिलिट्री फोर्स बासिज है। इजराइल अब बासिज को गली गली में खोजकर स्वार्म ड्रोन से तबाह कर रहा है।
बासिज के जवान इन दिनों जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। इजरायल ने उस स्कूल को ही धमाके से उड़ा दिया जहां बासिज के जवान इकट्ठा थे। बासिज हो या आईआरजीसी के जवान अब सिविल ड्रेस में छुप गए हैं। ट्रंप उन्हें कैसे खोजेंगे? अगर हर घर में आईआरजीसी के जवान जाकर बैठ गए तो ट्रंप कितने घरों को उड़ाएंगे? ट्रंप जो सोच रहे थे ईरान का युद्ध उससे उल्टा पड़ गया। We're not winning against Iran. We're not winning. What message are we sending? हम ईरान के खिलाफ जीत नहीं रहे हैं। हम संदेश भेज रहे हैं कि हम मूर्खों का एक समूह है। हमने एक ऐसा युद्ध शुरू किया है जिसे हम जीत नहीं सकते। हम जिन उद्देश्य को लेकर चल रहे थे उनमें से किसी को भी हासिल करने के लिए हमारे पास आवश्यक सैन्य बल नहीं थे और हमारे पास कोई ऐसी योजना भी नहीं थी। We didn't have the required military forces to achieve any. ट्रंप अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ईरान को इसी वक्त का इंतजार है जब आसमान से गोले दागने वाले अमेरिकी ईरान की धरती पर उतरेंगे। ईरान के लिए तब शिकार करना आसान होगा। अमेरिकी सैनिकों को ईरान में घुसकर युद्ध लड़ना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ईरानी सैनिक बंकरों और पहाड़ों से निकलकर अचानक हमले करेंगे। अगर ट्रंप के कुछ 100 सैनिकों को ईरान ने कैद कर लिया तो ट्रंप को लेने के देने पड़ जाएंगे। That we are nowhere near sending ground troops to the Middle East. I don't talk to people like you about that. I mean, why would I tell you I'm sending or not sending? I don't talk about military strategy. Who would talk about it? I mean, who would answer a question like that? ईरान को हराने के लिए अब ट्रंप खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिकी सेना यहां कुवैत और इराक के रास्ते घुस सकती है क्योंकि हॉर्मूज के रास्ते आगे बढ़ना आग से खेलने जैसा होगा। ट्रंप ने खार्ग पर कब्जा करने का जिम्मा अमेरिकी नेवी की 31वीं यूनिट को सौंपा है। यह यूनिट जापान में तैनात है जिसका मूवमेंट शुरू हो चुका है। एम्फीबियंस असॉल्ट शिप के साथ 2200 नेवी जवान मिडिल ईस्ट रवाना हो चुके हैं। एम्फीबियंस टैंक आसानी से समंदर और जमीन दोनों पर युद्ध लड़ सकते हैं। ईरान खार्ग से 40% कमाई करता है। 90% तेल इसी छोटे द्वीप से लोड करता है। आईआरजीसी के जवानों की सैलरी खार्ग द्वीप की कमाई से जाती है। ईरान खार्ग आइलैंड में 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करता है। खार्ग से 70 लाख बैरल तेल पर डे लोड किया जाता है। ट्रंप हॉर्मूज का जवाब अब खार्ग में तलाश रहे हैं। खार्ग पर कब्जा कर ट्रंप ईरान का तेल कब्जा लेना चाहते हैं। ईरान की कमाई खत्म कर उसे युद्ध में हराना चाहते हैं। खार्ग में ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। सालों से ईरान ने वहां पर मिलिट्री अड्डे बना रखे हैं जहां अंडरग्राउंड बंकरों में फौज बैठी है। We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory. You know, people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. Have fun? We are not. Yes, this is what he said, that they are sinking, ships and targeting different places because it is fun. ट्रंप के लिए खार्ग का युद्ध वाटरलू साबित हो सकता है। अमेरिका का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।